हेलो स्टूडेंट्स, ए ज्ञान नीरज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं नीरज कुमार प्रसाद आज का वीडियो यानी कि क्लास में आपको लेकर चलते हैं। इतिहास क्लास 11 चैप्टर 3 तीसरा चैप्टर है, जिस पर हमारा ये सेकंड वीडियो बन रहा है। इससे पहले एक वीडियो हमारा बन चुका है और ये चैप्टर है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, अर्थात रोमन साम्राज्य के बारे में ये चैप्टर है। पहला चैप्टर में रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, अफ्रीका, यूरोप और एशिया। तो उसके बारे में हम लोगों ने बात किया, अध्ययन करें। अब हम बात करते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य को नियंत्रण कैसे किया जाता होगा। आखिर में एक सम्राट एक जगह पे यूरोप में बैठ करके पूरे साम्राज्य को नियंत्रित कैसे करता होगा। तो हम लोग बात करें कि उस समय के जो लेखक हैं उनका कहना है कि उस समय बड़े बड़े नगरों का जो विकास हुआ था, सिकंदरिया, एंटियोक और कार्थेज जैसे भूमध्य सागरीय नगर, उस नगरों के द्वारा उस आसपास क्षेत्रों को नियंत्रित किया जाता था। हालांकि साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था, लेकिन ये नगर ही प्रमुख रूप से वो क्षेत्र पे नियंत्रित करते थे। नगर में नगर परिषद बना हुआ था और वहां पे दंडाधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट होते थे। उनके द्वारा ही नगर पर नियंत्रण, साथ ही साथ सभी कार्य किए जाते थे और टैक्स वगैरह वसूल किया जाता था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बड़े नगर जो अलग अलग क्षेत्रों में थे पूरे साम्राज्य में कार्य करते थे और वहां के द्वारा ही पूरे साम्राज्य का नियंत्रण होता था, यानी कि केंद्र में सम्राट और अलग अलग नगर उस साम्राज्य को नियंत्रित कर रहे थे। एक 230 ईस्वी का जो दशक था, इस समय तक आते आते ईरान, जो कि उस समय रोमन साम्राज्य के बाद एक बड़ा साम्राज्य जो माना जाता था, ईरानी सभ्यता के ईरानी साम्राज्य, उस समय सासनी वंश बड़ा तेजी से होगा और सासनी वंश का आक्रमण रोम साम्राज्य के क्षेत्रों में होने लगा। बहुत तेजी से रोम साम्राज्य पर इसका आक्रमण हुआ और नतीजा उस दौरान यानी कि लगभग इसके पूरा शताब्दी तक 200 से 300 के बीच का जो वर्ष है, पूरा उथल पुथल का वर्ष रहा। यानी कि पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी रोम साम्राज्य शांतिपूर्ण विकास का, आर्थिक विकास का और सांस्कृतिक विकास का समय था। तो वहीं 200 से 300 वर्ष के जो बीच का समय है, 100 वर्षों का जो समय है, सासनी वंश यानी ईरानियों के आक्रमण की वजह से अशांत समय उस समय का रहा। हम बात करते हैं रोम साम्राज्य में लिंग, साक्षरता और संस्कृति के बारे में। तो वहां पे यदि हम लिंग यानी कि पुरुष और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज वहां पे देखने को मिला है उसके रोम साम्राज्य के इतिहास में, कि पुरुष महिलाओं पर जबरदस्ती अधिकार रखना चाहते थे, कभी कभी मारते पीटते भी थे। ऐसा चीज भी देखने को मिला है। पुरुषों की शादी का जो वर्ष होता था लगभग 20 साल, 22 साल, 25 साल, 32 साल ऐसा होता था। तो वही महिलाओं को 16, 18, 20, 22, 23 के उम्र में महिलाओं की शादी होती है। लेकिन पुरुषों और महिलाओं के बीच शादी के उम्र में 5 साल, 6 साल, 7 साल का अंतर होता था। तो साक्षरता की बात करें तो बड़े कुछ क्षेत्र, नगर वगैरह जो थे यूरोप में, यानी कि इटली और उसके आसपास के क्षेत्र, वहां पर साक्षरता बहुत अधिक नहीं थी, या कह सकते हैं कि वो जानते थे भाषाओं का, संकेतों का, लेकिन कॉखो जैसे जो हम अक्षर की ज्ञान की बात करते हैं बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन वहीं अफ्रीका और इस आसपास के क्षेत्र के लोग उसकी तुलना में ज्यादा पढ़े लिखे थे। इसका उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि मिस्र की सभ्यता में जो खुदाई से बहुत से पांडुलिपि यानी कि पेपिरस वगैरह के जो लिखे हुए सामग्री मिला है, हजारों की संख्या में, वो दर्शाता है कि मिस्र की सभ्यता यानी कि अफ्रीका के क्षेत्र के लोग ज्यादा पढ़े लिखे थे तुलनात्मक रूप से रोम के सभ्यता का।
सांस्कृतिक रूप से इसका विकास रोम में हुआ। बहुदेववाद था वहाँ पे, यानी कि बहुत से देवताओं को मानने की परंपरा थी। बहुत से देवताओं की मूर्तियों का भी पूजा वहाँ पे होता था। और ऐसा माना जाता है कि रोम साम्राज्य में पूरे वर्ष में 176 दिन किसी न किसी प्रकार के सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठान होते रहते थे, मनोरंजन के कार्य होते रहते थे। तो इस प्रकार रोम साम्राज्य संस्कृति के मामले में समृद्ध जरूर था। वहां पे रोम साम्राज्य में सामूहिक पर्व त्योहार या सामूहिकता दर्शाने के लिए वहां पे स्नानागार, बृहद स्नानागार बनाया गया था, जो कि ईरानियों के द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया गया। यानी कि ईरान जो शासन था, वहां के पुरोहित इसका विरोध करते थे। लेकिन बाद के समय में भाषाओं का विकास हुआ। बाद के समय में जैसे वहां पे मुख्य रूप से जो भाषा था वो लैटिन भाषा, लेकिन बाद के समय में स्थानीय स्तर पर अरामाइक और कैल्टिक जैसी भाषाओं का विकास हुआ था। अब हम बात करते हैं आर्थिक विस्तार का। तो मुख्य रूप से इटली वगैरह में जैतून का तेल को बनाना और उसको बेचने का कार्य होता था, शराब को बनाना, बेचने का कार्य, और गेहूं का उत्पादन और उससे संबंधित बहुत से प्रोडक्ट, बहुत से वस्तु बनाए जाते थे भोजन के तौर पे। लेकिन इटली के वर्चस्व को धीरे धीरे स्पेन के द्वारा तोड़ दिया गया। आर्थिक रूप से कई शहर समृद्ध हुए और ये मुख्य रूप से वहां पे उत्पादन का कार्य हुआ। बहुत से उद्योग वगैरह स्थापित थे। ईंट भट्टों पे काम बहुत ज्यादा, ईंट का निर्माण, इस तरह की वस्तुओं का निर्माण होता था। तो निश्चित रूप से बहुत से लोग कार्य में लगे होंगे। अब जैसे उस समय इटली का 75 लाख जनसंख्या था, लेकिन वहीं पर श्रमिकों की जनसंख्या 75 लाख में 30 लाख अकेले श्रमिक थे वहां पे। श्रमिक जिसको कि मुख्य रूप से वहां पे दास जो होते थे, दास यानी कि गुलाम, उनको श्रमिक के रूप में रखा जाता था। अब इतनी बड़ी संख्या में श्रमिक है तो उनको नियंत्रित कैसे किया जाता होगा? तो ये जो स्थिति थी श्रमिकों का, वो दास व्यवस्था वहां पे कायम था। और दासों को नियंत्रित, मतलब कह सकते कि इटली में 30 लाख अकेले दास थे और जमींदारों के यहाँ, बड़े बड़े किसान जो है उनके यहाँ ये दास मजदूर के रूप में कार्य करते थे। लेकिन बाद के समय में ऐसा स्थिति उत्पन्न होने लगा कि दासों को रखना महंगा पड़ गया। यानी कि दासों पे खर्च करना, भोजन पे खर्च करना, साल भर दासों को साथ में रखना और भोजन वगैरह की व्यवस्था करना महंगा पड़ने लगा। तो धीरे धीरे दासों को मुक्त किया जाने लगा। लेकिन फिर भी दास प्रथा बहुत लंबे समय तक वहां पे रहा। यानी कि ये दास ही जो थे वो वहां पे श्रमिक के रूप में कार्य करते थे अलग अलग क्षेत्रों में। समाज कई श्रेणियों में बटा हुआ था। टैसिटस नाम के जो लेखक हैं उनके अनुसार समाज सेनेटर, अश्वारोही, कुलीन वर्ग, निम्न वर्ग जिसको कि कमीनकारू और दास, ये 5 वर्गों में समाज बटा हुआ था। सेनेटर जिसके बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वो अभिजात वर्ग के लोग होते थे और मुख्य रूप से वो शासन व्यवस्था में संलग्न रहते थे। अश्वारोही सेना से संबंधित है और सेना वहां पे प्रमुख स्थान रखता था राजनीति में। कुलीन वर्ग से यहाँ पे तात्पर्य है जनता, जो वैसे जनता से कुछ वैसे वर्ग थे जो सम्मानित थे या फिर राजा या उनसे संबंधित किसी भी परिवार से वो जुड़े हुए थे, वैसे कुलीन वर्ग के लोग थे। निम्न वर्ग यानी कि सबसे निचले तबके के जो लोग थे उनको कमीनकारू कहा जाता था। और सबसे अंतिम स्थान था दासों का यानी कि गुलामों का। अब अंतिम परवर्ती पुराकाल, परवर्ती पुराकाल के बारे में हम आप सब को समझना है।
कि ये परवर्ती पुरकाल ये चौथी ईस्वी से लेकर के 7वीं ईस्वी तक के समय को परवर्ती पुरकाल का समय हम कह सकते हैं। चौथी ईस्वी के समय में लगभग कॉन्स्टेंटाइन जो राजा हुए, बहुत से परिवर्तन उनके द्वारा किया गया, जिसमें 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन था। यानी कि रोम साम्राज्य के लास्ट का जो समय है, अंतिम जो 2-3 शताब्दियों का जो समय है, वो समय विकास, आर्थिक विकास और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक परिवर्तन, इन सभी का समय तो था। लेकिन वो अंतिम 7वां जो ये शताब्दी है, वहां तक आते आते इस्लाम अपने चरम पे आ गया, यानी कि इस्लाम का उदय शुरू हो गया। अभी चौथी शताब्दी में कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा जो 2 बड़े परिवर्तन किए गए, वो सॉलिड्स यानी कि नए सिक्कों का प्रचलन करना, और दूसरा कंस्तुस्तुनिया में क्या था, उसको को राजधानी के रूप में परिवर्तित करना। इनके द्वारा जो कार्य किए गए, 4वीं-5वीं शताब्दी तक में बहुत सा विकास हुआ और ज्यादा अच्छा नियंत्रण पूरे साम्राज्य पे किया जाना संभव हो पाया। और सॉलिड्स यानी कि ये सिक्के जो बनाए गए, सोने के सिक्के, 4.5 ग्राम के लगभग सोने के सिक्के बने, तो ये सब परिवर्तन उस समय देखने को मिलता है। तो साथ ही साथ ये समय जो है रोम साम्राज्य के पतन का भी समय है, क्योंकि लास्ट 7वीं शताब्दी आते आते, यानी कि लगभग मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम धर्म का जब प्रचार किया गया और बहुत से लोग इस्लाम धर्म को मानने लगे, तो मोहम्मद साहब के मृत्यु के तुरंत बाद ये लगातार ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ कि इस्लाम का फैलाव बहुत तेजी से हुआ। यानी कि अरब जो थे वो सासनी राजवंश के साथ साथ रोमन राजवंश दोनों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने लगे, और इस्लाम इस प्रकार इस्लाम का उदय हुआ और बहुत तेजी से उसका एशिया के, अफ्रीका के क्षेत्र में फैलाव हुआ, और साथ ही साथ वो लगभग भूमध्य सागर के पार तक, मतलब हडसन जो नदी है यूरोप का, वहां तक इस्लाम अपने आप को पहुंचा दिया। ये बहुत बड़ा घटना था और उस शताब्दी का सबसे बड़ा घटना या क्रांति माना जा सकता है इस्लाम के उदय का। तो हम लोग इस्लाम के उदय से संबंधित चैप्टर पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि चौथा चैप्टर है। तो आज हम लोग जो मुख्य रूप से जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया, जो हम लोग बात किए, वो हमारा रोमन साम्राज्य और उसके विभिन्न साक्षरता, आर्थिक गतिविधि, श्रमिक वगैरह सब पे हम लोग जो बात की, इसका विस्तार से अध्ययन किए। तो हमारा चैप्टर आज सेकेंड वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। सभी आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को करें, वीडियो को ध्यान से देखें और उसके बाद शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद। हमारे एक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सबको स्वागत है।